यूएफसी की दुनिया में पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया है। कई फाइट्स तो कैंसिल हो गई है और एक तरफ कॉनर मैग्रेगर रिटायरमेंट की सोच रहे हैं और दूसरी तरफ डैनियल कोर्मिये आ गए हैं डिफेंड करने इस्लाम मखाचेव को कि यार इलिया टोपुरिया सोचकर देखो इस्लाम तुमसे डरेगा। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत सारी न्यूज और अपडेट होने वाली है जो आजकल पिछले 24 घंटे के अंदर छाई हुई हैं यूएफसी की दुनिया में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने इस कंटेंट को हिंदी में एंजॉय करते हो यूएफसी वाले को तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त न्यूज अपडेट, फाइट प्रेडिक्शन और एनालिसिस सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलने वाला है और 13,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं। तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। पहली न्यूज जो पाइफर से आ रही है। जो पाइफर वही फाइटर है जिन्होंने फ्रांसिस एनगानू के पंचिंग पावर का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया था। ये एक मिडल वेट के फाइटर है। इनकी फाइट होनी थी केविन गैस्टलम के खिलाफ। केविन गैस्टलम को इस फाइट का बहुत इंतजार था क्योंकि वो विन कॉलम में आना चाहते थे, वापसी करना चाहते थे यूएफसी में। लेकिन हुआ क्या, फाइट से 2 घंटे पहले पुल आउट कर लिया जो पाइफर ने। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं और 2 घंटे पहले जब कोई पुल आउट कर लेता है तो उसका रिप्लेसमेंट फाइटर खोजना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर जो पाइफर की वजह से यह फाइट नहीं हो पाई और 2 घंटे पहले डेना वाइट जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, पुल आउट करना, वो भी एंड टाइम पर, वो कर दिया यहां पर जो पाइफर ने। तो गैस्टलम और जो पाइफर की जो ये फाइट थी ये कैंसिल हो गई। कार्लोस प्रेटस और जॉफ नील की यूएफसी 314 में फाइट होने वाली थी। इसकी हम प्रेडिक्शन भी कर चुके थे कि यह फाइट 50-50 है। जॉफ नील भी जीत सकता है, कार्लोस प्रेटस भी जीत सकता है, लेकिन इस फाइट को भी नजर लग गई है। यूएफसी 314 के अंदर यह जो फाइट होनी थी यह कैंसिल हो गई है। इसके पीछे रीजन यह है कि जॉफ नील बीमार हो गए हैं, उनको इंजरी हो गई है। अब उनको क्या इंजरी हुई है यह तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट पर कैंसिल करने की बजाय यूएफसी 314 से पहले ही उन्होंने बता दिया कि मैं ये फाइट नहीं कर सकता। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यार कार्लोस प्रेटस की फाइट किससे होगी? क्या कार्लोस प्रेटस को यूएफसी 314 के फाइट कार्ड से निकाल दिया जाएगा? तो वो निकाले नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक रिप्लेसमेंट फाइटर आएगा और कार्लोस प्रेटस के साथ उसकी फाइट फिक्स हो जाएगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि कार्लोस प्रेटस को इंतजार करना पड़े और जॉफ नील का रिप्लेसमेंट फाइटर ना मिले। तो शुरू की 2 न्यूज में फाइट के कैंसिलेशन की न्यूज ही आई। पहले जो पाइफर ने कैंसिल कर दिया और अब कार्लोस प्रेटस की फाइट से जॉफ नील ने पुल आउट कर लिया है। यूएफसी 314 की एक जबरदस्त फाइट कैंसिल हो गई है। कॉनर मैग्रेगर ने रिटायरमेंट ले लिया है। वो अब दोबारा यूएफसी में आकर फाइट नहीं करेंगे। ये न्यूज पिछले 24 घंटे में मेन अट्रैक्शन बनी हुई है हर किसी फाइट फैन का। आप लोग जो फाइट फैंस हैं और जो रेगुलर जुड़े हुए हैं अपडेट से, उनको पता है कि कॉनर मैग्रेगर के वापस आने के चांस बिल्कुल भी नहीं थे। पहले तो उन्होंने माइकल चैंडलर को अटका कर रखा 1 से 1.5 साल, और उससे पहले भी अगर आप उनकी फाइट्स को देखें तो वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नजर नहीं आए। तो यहां पर कॉनर मैग्रेगर ने फाइनली यूएफसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए भी फाइट करने से लगभग इनकार कर दिया है। अब वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, अब वो राजनीति में आ गए हैं और उनके पास पैसा भी अंधा हो गया है। यानी कि इतना पैसा उनके पास हो गया है, अगर वो फाइट ना करें एक भी तो पूरी जिंदगी उनकी सातों पुश्ते बैठकर आराम से खा पाएंगी। तो यहां पर पैसा बहुत आ गया है, यहां पर फेम सबसे ज्यादा आ गया है। तो यहां पर कॉनर मैग्रेगर इतने मोटिवेशन को क्यों फील करेंगे, वो भी फाइट करने के लिए? तो पहले वाले कॉनर मैग्रेगर जो एक फाइटर थे और अब वाले कॉनर मैग्रेगर जो एक एंटरटेनर है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो क्या हम ये सोच ले कि कॉनर मैग्रेगर अब यूएफसी में नहीं आएंगे, फाइट नहीं करेंगे? तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। कॉनर मैग्रेगर नहीं आने वाले हैं। इससे पहले भी वीडियोस में मैं अपने भाइयों से डिस्कस कर चुका हूं कि कॉनर मैग्रेगर का टाइम फाइटिंग करियर में ओवर हो चुका है। अपने प्राइम से वो काफी आगे जा चुके हैं। ना उनकी बॉडी अलाउ कर रही है, ना उनका एटीट्यूड अलाउ कर रहा है, और ना ही आज के टाइम की सर्कमस्टांसेस अलाउ कर रही है कि कॉनर मैग्रेगर एक रिस्क ले, अपने इस ऐश भरी जिंदगी को छोड़कर फाइट कैंप के अंदर जाएं। तो यहां पर यूएफसी के अंदर फाइट करने का जो सपना था कॉनर मैग्रेगर का, एक बार फिर से वो पूरा नहीं होगा। यहां पर कॉनर मैग्रेगर ने रिटायरमेंट ले लिया है और अब यूएफसी के अंदर कॉनर मैग्रेगर की फाइट मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाली है। अब ड्रू डोबर को एक ब्रूटल नॉकआउट से हार झेलनी पड़ी, लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा उठता है कि यार जब
रेफरी दूसरे फाइटर्स को, फॉरेन फाइटर्स जो विदेशी फाइटर है, फिरंग फाइटर्स हैं, उनको मौका दे देते हैं रिकवरी करने का, तो अंशुल जुबली को रिकवरी करने का मौका क्यों नहीं दिया? अब आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं, कहीं ना कहीं मुझे भी यह फील होता है कि जो इंडियन फाइटर्स है उनकी तरफ जो रेफरी हैं उनका रवैया कुछ अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो स्टॉपेज था अंशुल जुबली का वो अर्ली था, लेकिन जब आप दूसरों को इतना टाइम देते हो, जैसे आज की इस फाइट के अंदर आपने देखा होगा कि जो ड्रू डोबर थे उनको कितना टाइम मिला रिकवर करने का, इतने ज्यादा अननेसेसरी शॉट्स उनको लेने पड़े, तो क्या अंशुल जुबली को मौका नहीं देना चाहिए था? यह बात अब खड़ी हो गई है इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट के कम्युनिटी के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों, देखो अंशुल जुबली की जो फाइट रोकी गई थी वो ठीक रोकी गई थी, लेकिन अब ये जो ड्रू डोबर वाली फाइट नहीं रोकी गई ये गलत हुआ है। तो आप ये ना बोलें कि यार अंशुल की फाइट नहीं रुकनी चाहिए थी, आप ये बोलें कि ड्रू डोबर की फाइट रुक जानी चाहिए थी। तो यहां पर यूएफसी का जो जजिंग क्राइटेरिया है, यूएफसी के जो रेफरी होते हैं उनके ऊपर यूएफसी का कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आप यूएफसी के किसी रिजल्ट से एग्री नहीं करते हो या फिर आप किसी स्टॉपेज से एग्री नहीं करते हो तो उसमें यूएफसी की गलती नहीं है। अलग अलग स्टेट एथलेटिक कमीशन होते हैं, वहां पर अलग अलग रेफरी और जजेस होते हैं वहां के कमीशन के, और उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई वो रिजल्ट क्या दे रहे हैं, जजमेंट क्या सुना रहे हैं। स्टीव अर्जैग लगातार अपनी तीसरी फाइट हार गए हैं। स्टीव अर्जैग एक टाइम पर ऐसे फाइटर थे जिनको सोचा जा रहा था कि ये अलेक्जेंडर पेंटोजा को हरा देंगे, एक के बाद एक वो विक्ट्री ले रहे थे यूएफसी में, लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर पेंटोजा के साथ उनकी फाइट हुई, पेंटोजा ने उन्हें हरा दिया, और ऐसा हराया कि उनकी जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई। उसके बाद कायकारा फ्रांस से हार गए और अभी ब्रेंडन मोरेनो से वो हार गए हैं। तो स्टीव अर्जैग लगातार 3 लॉस ले चुके हैं अपने करियर में। ऐसे में उनको थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने गेम प्लान को रीथिंक करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि पिछली 3 फाइट के अंदर मैं गलती क्या कर रहा हूं, क्योंकि उससे पहले वो एक के बाद एक फाइट जीत रहे थे, कोई दिक्कत आ नहीं रही थी, टाइटल तक भी पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पेंटोजा की फाइट के बाद मान लिया आप चैंपियन से हार गए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक फिर 2 फाइट हार जाना, तो ऐसे में 3 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर स्टीव अर्जैग आ गए हैं। तो थोड़ा सा टाइम लो स्टीव भाई, अपने गेम प्लान को रीथिंक करो और अपने गेम के अंदर इंप्रूवमेंट करके आओ और दोबारा से टाइटल तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेराब दवालिश्विली क्या हबीब से बेटर रेसलर है? ये अब यूएफसी के फाइटर्स के बीच में, कमेंटेटर्स के बीच में, एनालिसिस्ट के बीच में और फैंस के बीच में डिस्कशन होना शुरू हो गया है। इसके पीछे रीजन ये है भाइयों कि जो मेराब दवालिश्विली है, आप उनकी पिछली 5 फाइट को देखोगे तो 5 फाइट के बीच में उन्होंने 121 टेक डाउन अटेम्प्ट किए, लेकिन हबीब ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 114 टेक डाउन अटेम्प्ट किए। तो ऐसे में जो रेसलिंग है उसका थ्रेट ज्यादा है मेराब दवालिश्विली का। क्या ऑफेंसिव रेसलिंग मेराब दवालिश्विली की ज्यादा है? क्या रिलेंटलेस प्रेशर ज्यादा डालते हैं मेराब? और क्या सांस लेने का भी टाइम नहीं देते मेराब? बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी बातें सच है। हबीब और मेराब दवालिश्विली की रेसलिंग बहुत तगड़ी है। हबीब का एक अलग यूनिक स्टाइल है, मेराब दवालिश्विली का एक अलग यूनिक स्टाइल है। हबीब जो है ब्लैंकेट प्रेशर डालते हैं, एक बार टेक डाउन कर लिया तो उठ नहीं पाओगे आप, लेकिन मेराब दवालिश्विली का ऐसा है कि एक बार टेक डाउन किया, आप उठ गए तो दोबारा टेक डाउन कर लेंगे, फिर उठ गए तो फिर टेक डाउन कर लेंगे। जो होल्ड करने की ताकत हबीब के पास थी वो मेराब दवालिश्विली के पास नहीं है। मैंने मान लिया मेराब दवालिश्विली बहुत तगड़े रेसलर है, बैंटम वेट डिवीजन में ग्रेटेस्ट बैंटम वेट ऑफ ऑल टाइम है वो, जो चीजें उन्होंने अचीव कर ली है। तो यहां पर हबीब के मुकाबले की रेसलिंग बिल्कुल है मेराब दवालिश्विली की, लेकिन क्या हबीब से बेटर रेसलिंग है मेराब दवालिश्विली की? ऐसा मैं नहीं मानता हूं भाई, ऐसा आप लोग मान सकते हैं लेकिन मैं नहीं मानता हूं। हबीब की रेसलिंग एक अलग तरीके की है, मेराब दवालिश्विली की रेसलिंग एक अलग तरीके की है। दोनों ही बेस्ट रेसलर है, लेकिन जब आप इन्हें कंपेयर करें तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यार रिलेंटलेस प्रेशर, एग्रेशन और एक के बाद एक टेक डाउन करने की एबिलिटी मेराब में बेशक कहीं ज्यादा हो, लेकिन ओवरऑल रेसलर के बेस पर अगर मैं जज करूं तो मैं फिर भी कहीं ना कहीं एज दूंगा हबीब को। बो निकल से पूछा गया कि हमजा चिमाएव और डीडीपी की फाइट होने वाली है,
कौन जीतेगा? वैसे तो बो निकल हमेशा ड्रीकस डुप्लेसी को चूज करते हैं और हमजत चिमाएव को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में फाइट होनी है इन दोनों की, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है। बो निकल ने कहा है कि डीडीपी के पास जीतने का चांस नहीं है, और उसका रीजन ये है कि यार कोई भी ऐसा ट्रेनिंग पार्टनर नहीं मिलेगा ड्रीकस डुप्लेसिस को जो हमजत चिमाएव जैसी रेसलिंग रखता हो। हमजत चिमाएव जितना रिलेंटलेस प्रेशर और वो स्किल सेट किसी दूसरे बंदे के अंदर मिलना नामुमकिन है। तो तैयारी कैसे करोगे? अगर आपकी फाइट किसी के साथ फिक्स हो जाए तो आप प्रैक्टिस तो करोगे ना, स्पारिंग तो करोगे ना, ऐसे ही पार्टनर लेकर आएंगे ना जो आपके अपोनेंट के फाइटिंग स्टाइल को रेप्लिकेट करे। लेकिन हमजत चिमाएव के फाइटिंग स्टाइल को, खासकर उनकी रेसलिंग को, टेक डाउन के ट्रैप्स को जो रेप्लिकेट कर दे, ऐसा स्पारिंग पार्टनर, ट्रेनिंग पार्टनर खोजना नामुमकिन है। तो ऐसे में डीडीपी कुछ नहीं कर पाएंगे। शुरुआत की 10 मिनट के अंदर ही उन्हें लग जाएगा कि वो हमजत चिमाएव के रेसलिंग टेक डाउन से नहीं बच सकते और सबमिशन होने वाला है। तो डीडीपी को इजीली हमजत चिमाएव इस फाइट में हराने वाले हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं यहां पर बो निकल। डैनियल कॉर्मिये इस्लाम मखाचेव और हबीब के टीममेट रहे हैं, और सिर्फ टीममेट नहीं, बोलचाल इतनी बढ़िया है कि भाईचारा है इनके बीच में, यारी दोस्ती से आगे चीजें हैं इनके बीच में। उन्होंने कहा है कि यार इलिया टोपुरिया को मैं इज्जत करता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि ये फाइट क्लोज होगी, लेकिन इलिया का ये कहना कि इस्लाम मखाचेव उनसे डरते हैं, और ये बात पिछले 24 घंटे में हर जगह पर फैल गई थी, तो डैनियल कॉर्मिये को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि देखो मैं इस्लाम मखाचेव को बचपन से जानता हूं, इस्लाम मखाचेव नहीं डरता किसी से भी, इलिया टोपुरिया तुम भी नहीं डरते होगे किसी से। तो यहां पर यह कहना सबके बीच में आके कि इस्लाम मखाचेव मुझसे डर रहा है, यह बच्चों वाली बात है। तो डर वर कुछ नहीं है। हां, यह फाइट बहुत कुछ लेकर आएगी, एक्साइटमेंट अपने साथ, रिस्क लेकर आएगी, लेकिन डर, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, कोई नहीं डरता किसी से। भाई आज के इस वीडियो के अंदर देख लीजिए कितनी जबरदस्त अपडेट लेकर आया हूं मैं। मजा आया होगा आपको सुनकर, वीडियो को देखकर। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, लेकिन भाइयों आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, आपको बढ़वाने पड़ेंगे, क्योंकि आप वीडियोस देखोगे, मुझे मोटिवेशन आएगी और मैं दुगनी मेहनत करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।